नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय या महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी या इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय या ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं जिनकी परीक्षाएं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय यानी लिखित फॉर्म में हो रही हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉपी पे आपको प्रश्न लिखना पड़ता है। तो उन सभी बच्चों के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। ऐसे ही और कई सारे विश्वविद्यालय जिनमें परीक्षाएं लिखित होती हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर, ठीक है। तो आप सभी अगर आ चुके हैं, कल परीक्षा है। देखिए कल कई विश्वविद्यालयों की परीक्षा है हिंदी की, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी इसका लाइव क्लास दे दीजिए, मैराथन क्लास। हालांकि इससे पहले 2 महासंग्राम वीडियो यानी 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, उसमें कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं समझ चुका हूं। बहरहाल फिर से मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि आपकी परीक्षा में, कल की परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से हमने शामिल किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। उनको लिखना कैसे है आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग वो भी समझेंगे, ठीक है। जब आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं और बीए के 4th सेमेस्टर में होते बेटा, तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होता है हिंदी साहित्य में। जैसे प्रथम सेमेस्टर में आपने हिंदी काव्य पढ़ा, सेकंड में आपने हिंदी कार्यालय हिंदी के बारे में पढ़ा, थर्ड में आपने क्या पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में हिंदी में हिंदी गद्य के बारे में, 4th में आप हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। ऐसे 5th में आप चल करके 5th में हिंदी के 2 पेपर होंगे, ऐसे ही 6th में भी 2 पेपर यानी 4 पेपर हिंदी के भी और आपको पढ़ने होंगे। बहरहाल चर्चा करते हैं हम 2025-26 की परीक्षाओं में हिंदी अनुवाद से पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं, और उनके उत्तर को लिखना कैसे है आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा भी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय तीनों प्रश्नों में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को मैंने समाहित किया है इस वीडियो के माध्यम से। देखें पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए या उसका अर्थ बताते, उसकी परिभाषा दीजिए, उसके बारे में बताएं। एकदम बढ़िया प्रश्न विस्तार से लिखने के लिए करके ये वीडियो मैंने बना रहा हूं, ठीक है। मतलब ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। परिभाषिक शब्द अंग्रेजी भाषा के या अंग्रेजी के टेक्निकल वर्ड का हिंदी पर्यायवाची शब्द है, यानी कि अंग्रेजी में परिभाषिक शब्दों के लिए टेक्निकल वर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। टेक्निकल वर्ड, ठीक है। टेक्निकल वर्ड का मतलब होता है एक तकनीकी शब्द जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि जिसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष अर्थ के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा शब्द जिसकी एक परिभाषा सुनिश्चित कर दी जाती है, जिसकी एक प्रकार से और कोई परिभाषा नहीं होती, और जो किसी विशेष क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसका काल परिस्थिति में अर्थ बदलता नहीं है, वो वही अर्थ रहता है जो आज है, 10 दिन बाद भी वही, 10 साल बाद भी वही उसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो परिभाषिक शब्द वो है। अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेकिन कोई यानी टेकिन कोई ऑफ आर्ट अर्थात कला का या कला विषयक शब्द से बना हुआ है, यानी कि टेकिन कोई से बना हुआ, जिसका मतलब होता है कला या कला विषयक या कला से के विषय से रिलेटेड। टेकने शब्द का तात्पर्य होता है कला तथा शिल्प, कोई कला हो या शिल्प हो, ठीक है। लैटिन भाषा में टेक्सचर शब्द का मतलब होता है बुनना या बनाना के अर्थ में प्रचलित है। इस प्रकार ग्रीक तथा लैटिन शब्दों के मेल से बने अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी निर्मित या खोजी गई वस्तु या विचार को प्रकट करता हो, कि किसी विचार को प्रकट करता हो, खोजी हुई वस्तु हो, खोजी गई कोई वस्तु हो, ठीक है, या जो किसी निर्मित, वह शब्द जो किसी निर्मित या खोजी गई वस्तु या विचार को प्रकट करता हो, ठीक है। किसी निर्मित चीज को, किसी बनाई गई, किसी खोजी गई वस्तु के बारे में प्रयोग किया जाता हो या किसी विचार को प्रकट करता हो, ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं टेक्निकल शब्द। इस प्रकार परिभाषिक शब्द उसे कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगातार खोज हो रही है, तो उन खोजों में तमाम प्रकार की वस्तुओं की खोज, तमाम प्रकार की परिभाषाओं को, अवधारणाओं की खोज, तमाम प्रकार के सिद्धांत की खोज करी जाती है। तो खोजी गई वस्तु या विचार को प्रकट करते हैं परिभाषिक शब्द। जैसे आप देखते हैं कि आदर्शवाद, ठीक है, प्रत्ययवाद, प्रयोगवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ये सब एक विचारधाराएं हैं,
जो समय समय पर इनका प्रादुर्भाव हुआ। धर्मनिरपेक्षता शब्द, तो इन सभी का जो विकास हुआ है ये अलग अलग समय में हुआ है, अलग अलग समय में एक प्रकार से सिचुएशन आई तो इन शब्दों को गढ़ना पड़ा, इन शब्दों को बनाना पड़ा। इनका वही अर्थ होता है, हमेशा होता भी रहेगा, ठीक है। तो वही चीज ये होता है, ये शब्द किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट या निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्द विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में प्रयुक्त होते हैं। अपने विषय के अनुरूप ही उन्हें परिभाषित किया जाता है। उनके अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं, उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं होती है। परिभाषिक शब्दों में ना तो अव्याप्ति का दोष होता है और ना ही अतिव्याप्ति का दोष, यानी अव्याप्ति और अतिव्याप्ति ये सब दोष होते हैं बेसिकली हिंदी में। तो इन प्रकार के दोषों का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। अर्थात ये शब्द अपनी अर्थ परिधि से ना तो अधिक होते हैं और ना ही एक प्रकार से ज्यादा अधिक अर्थ व्यक्त करते हैं और ना ही कम, जो मतलब कम अर्थ व्यक्त करते हैं, यानी जितना उनका दायरा है, जितनी परिधि है, जितना उनका एक प्रकार से लिमिट है, उसी लिमिट में रह करके रहते हैं। न ज्यादा होते हैं न कम होते, एक समन्वय, एक समान तरीके से वो अपने अर्थ को सुनिश्चित करते हैं और उसी पर डटे रहते हैं। ये शब्द एकार्थी होते हैं, यानी इनका एक ही अर्थ होता है, इसके कई अर्थ नहीं होते। एक परिभाषित शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक ही परिभाषा होती है और इनके संदिग्ध अर्थी होने की भी कोई संभावना नहीं पाई जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि इसका कोई अर्थ सुनिश्चित ना हो। परिभाषिक शब्द अगर बना है तो उसका अर्थ निश्चित ही होगा, ठीक है। परिभाषिक शब्दों की ही एक विशेषता यह है कि एक ही विज्ञान या शास्त्र में एक ही विचार या सिद्धांत के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि अब आदर्शवाद शब्द का प्रयोग या प्रयोग जो है, या पूंजीवाद का शब्द का प्रयोग या समाजवाद शब्द का प्रयोग, ये अगर पॉलिटिकल साइंस में आया है तो पॉलिटिकल साइंस में उसका एक ही अर्थ होगा, उसके जैसा दूसरा शब्द नहीं आएगा उसमें, ये निश्चित हो जाता है। ये होती परिभाषिक शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से आपने परिभाषिक शब्दों के अर्थ को समझा। परिभाषिक शब्दों के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं को देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे परिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषाएं। देखिए कई विद्वानों ने परिभाषिक शब्दावली की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। पहले विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर रघुवीर। एक आध विद्वानों की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, दो विद्वानों की परिभाषा ना याद हो तो आप बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा डॉक्टर रघुवीर के अनुसार, उसके बाद में आप लिख सकते हैं इसी परिभाषा को अपने हिसाब से, या आपको नाम ना पता हो किसी विद्वान का तो आप लिख सकते हैं क्या, दूसरे शब्दों में। इसके क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर रखा डॉक्टर रघुवीर की परिभाषा लिखी, फिर नीचे लिख दे सकते हैं कि इसी भाव को दूसरे शब्दों में, या ऐसे लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। और यहां से इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके अपनी परिभाषा, जो अपनी मनगढ़ंत परिभाषा बना करके आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है ऐसे चीजों को, क्योंकि आपके दिमाग वहां पर काम करता है ऐसे दूसरे शब्दों में। और फिर जैसे आपको और किसी विद्वान का नाम ना याद आ रहा हो तो उसको और अच्छा लिखने के लिए तरीका को होता है, क्या लिख सकते हैं, किसी विद्वान के कथनानुसार, या ऐसे कह सकते हैं किसी विद्वान के कथनानुसार। जब आपको विद्वानों के नाम ना याद आ रहे हो लेकिन आपको परिभाषा पता हो, ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं एक तो दूसरे शब्दों में, ठीक है। एक विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर यह शैली डेवलप होती है कि हम इस पर्टिकुलर शब्द की या इस विशेष शब्द की परिभाषा इस तरीके से देने में सक्षम है, अतः इसकी परिभाषा ये हो सकती है। आप ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में अपनी खुद की परिभाषा भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर इससे भी प्रसन्न होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर किसी विद्वान ने सच ही कहा है, किसी विद्वान के अनुसार, ठीक है। जब विद्वानों के नाम ना याद आ रहे हो, वैसे विद्वानों के एक आध नाम याद है तो आप दूसरे शब्दों में लिख करके एक दो परिभाषा बना करके लिख देंगे तो आपका दीर्घोत्तरी बढ़िया तरीके से हो जाता है। ये लिखने की ट्रिक भी होती है। चले तो डॉक्टर रघुवीर का कहाते हैं भैया, डॉक्टर रघुवीर कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, पगहा रसरी से नहीं बांधी जाती है। अब ये कुछ लोग जो भैंस बांधने वाले होंगे, गाय चराने वाले, सोच रहे होंगे गुरु जी कहते शब्दवा का पगहा से बांध दी, ना, वो रसरी पगहा से नहीं बांधना होता। यहां पर होता है उसकी सीमा बांध दी जाती है। सीमा कोई लड़की भी नहीं है यहाँ पर, सीमा माने उसकी जो लिमिटेशंस है उसको लिमिट में कर दिया जाता है, यानी उसकी सीमा ना तो उससे ज्यादा हो सकता है ना तो उससे कम हो सकता है, यानी बांध दी जाती है। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है ये परिभाषिक शब्द होते हैं, यानी वे परिभाषिक शब्द होते हैं जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है। और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वह साधारण शब्द होते हैं। अब देखो दोनों शब्दों की परिभाषा दे दी, बड़े विद्वान आदमी, देखो बड़े चतुर आदमी है डॉक्टर रघुवीर। का कहीं
कहीं कि जौने शब्द के सीमा बांध दी जाए, ठीक है, जौने शब्द का लिमिट में फिक्स कर दी जाए, जौने का अर्थ निश्चित कर दी जाए, वो है परिभाषिक हुए। और जौने शब्दवा निश्चित ना करा जाए वो का हुए, वो साधारण हुए, सिंपल वर्ड हुए। कह के निपट गए। अपन लवो मरो जका मरे है। प्रोफेसर अलग कॉलेज में पढ़ात पढ़ात परेशान हो जाए कि फलाने का कहीं, और यूट्यूब वाले शुक्ला गुरु जी अपना परेशान हो जाए पढ़ात पढ़ावत, और लड़के पढ़त पढ़त मर जाए कि भाई फलाने विद्वान का कहीं, धमाके विद्वान का कहीं, वह का कहीं, वह का कहीं, उसी में फंसे रहेंगे। आपको यहाँ पर बड़ी ही चतुराई के साथ डॉक्टर रघुवीर की परिभाषाओं को ध्यान में रख लेना है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाए वे परिभाषिक शब्द कहलाते हैं, और जिनकी सीमा ना बांधी जाए वो साधारण शब्द कहलाते। कितनी सिंपल परिभाषा है। ऐसे दूसरे विद्वान आते हैं, भोलानाथ तिवारी। इतना जबरदस्त विद्वान है भोलानाथ तिवारी, जो उन्हें कोनो जवाब नहीं। जब रघुवीर परिभाषा दे दीन तो भोलानाथ तिवारी कहें, अच्छा रघुवीर साहब आप तो दे दिए, हमारो परिभाषा है, हम भी कहेंगे। कहा बोलो भैया आप भी बता दो। भोलानाथ तिवारी कहने लगे बड़े गदगद बाणी में, कहा कि परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में जिसका प्रयोग होता है। केमिस्ट्री में तमाम जैसे अम्ल, क्षार, लवण, ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे भौतिक शब्दावलियों में तमाम सारे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखते हैं दर्पण से लेकर के उत्तल तमाम प्रकार के शब्द है, वो सभी की सीमा फिक्स है। भौतिक, दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोगवाद, प्रत्ययवाद, तमाम प्रकार, मीमांसा, योग, ठीक है, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ, समाजवाद, पूंजीवाद, ये सब, इन सभी आदि विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। यानी कि परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति, ठीक है, अर्थशास्त्र, जो भी आप लिख पाओ, जितना सब्जेक्ट लिख पाओ सब कहते हैं भोलानाथ तिवारी। आदि विद्वानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में अपना विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द परिभाषिक शब्द होते। भोलानाथ तिवारी ने कहा। ये डॉक्टर रघुवीर कहें कि भैया भोला तिवारी जी आपने तो पूरा हमहों से बड़ी परिभाषा दे दी और अच्छा समझा दिया। कहा और का, इसे तो थोड़ी ना हमारा नाम भोलानाथ तिवारी। कहा अच्छा। तब तक भैया इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तब तक आ गए विनोद गोदरे जी। डॉक्टर विनोद गोदरे कहने लगे, क्या कहा इन्होंने, तीसरे विद्वान, कहीं की रुको हम परिभाषा दे रहे हैं, सुनो बेटा। कहीं कहा, कहीं किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द हो, उसी को परिभाषिक शब्द कहते हैं। यानी क्या, किसी विशिष्ट ज्ञान की जो विशिष्ट शाखा, विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है, विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रयोग करना हो, ठीक है, उसके अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, वही परिभाषिक शब्द होती है। ठीक है, तब तक रेमंड आएंगे। रेमंड कहने लगे, कहा ठीक है तुम लोग तो अपनी परिभाषा दे दिए, विद्वान बच्चे कह रहे हैं कि भैया आपको परिभाषा दो तो हम भी देंगे, हम नहीं मानेंगे। कहा बोलो आप ही बोल दो। रेमंड हाउस कहने लगे कि विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति हेतु किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द को परिभाषिक शब्द कहते हैं। बिल्कुल, ये भी बड़ी परिभाषा, जबरदस्त। सभी परिभाषाएं एक अपने आप में एकदम से ठीक ठाक मानी जा सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में विषय और संदर्भ के अनुसार निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिभाषिक शब्दों के समूह को परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है या तकनीकी शब्दावली कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषिक शब्दों की परिभाषा होगी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करनी है, ऑब्जेक्टिव की, हिंदी की या लिखित की, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी, मतलब सभी सब्जेक्ट का, संस्कृत, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी, चाहे ऑब्जेक्टिव में चाहे लिखित में, सभी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपए आपको फीस जमा कर देनी होगी। केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है, आपको लाइव क्लास वाले लिंक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो अब तक क्लासेस हो चुकी हैं, प्लस में आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेगी जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी। पीडीएफ आपकी एमसीक्यूज, आपकी परीक्षा अगर एमसीक्यूज होगी तो एमसीक्यूज वाले मिल जाएगी, लिखित परीक्षा होगी तो लिखित वालों के लिए लिखित मिल जाएगा, यानी कि लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय की भी व्यवस्था है। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में।
लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम 4th सेमेस्टर भी पढ़ ले, गुरुजी हम आपसे 5th सेमेस्टर का पूरी क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 5th सेमेस्टर में हम जुड़ना चाहते हैं ताकि हमको क्लास मिलते रहे, जब भी क्लास हो या पीडीएफ हो। पीडीएफ बेसिकली ये जो कोर्स है पीडीएफ के लिए व्यवस्थित किया गया है, ग्रुप में जोड़ करके इसमें क्लास की लिंक और इसमें पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ में एमसीक्यूज की पीडीएफ और सभी की पीडीएफ मिलती है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित हो। डीडीयू, ठीक है, या एमजीपीआरयू बरेली, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, राजा राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है, अयोध्या की जो है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजीपीआरयू बरेली, ठीक है, प्रोफेसर रज्जो भैया लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सभी में आप देखेंगे तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होती है, उन सभी में हमारे लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और परीक्षा में सभी यूनिवर्सिटीज के परीक्षाओं के पेपर को उठा करके देखेंगे तो हमारे मॉडल पेपर से अधिकतर क्वेश्चंस केवल शुक्ला स्टडी पॉइंट से ही फंसते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको 5th सेमेस्टर का भी इसी साथ जुड़ना तो आपके लिए बहुत भारी छूट कर दी गई है। मात्र 50 रुपए की फीस जो लगेगी, मतलब 50 रुपए और 100 रुपए, यानी कि अभी मतलब कि अगर सिर्फ केवल 5th सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपके लिए फीस कितनी है, 100 रुपए फीस है। केवल 5th सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो 100 रुपए फीस है। अगर अभी से नामांकन करवाना चाहे तो नामांकन करवा लीजिए, क्योंकि एडमिशन आपका शुरू कर दिया गया है, तुरंत आप जो है मिल जाएगा आपको, 5th सेमेस्टर वाले ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी शुरू कर दिया गया है। और जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 100 रुपए फीस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ, 4th सेमेस्टर में भी आप 4th सेमेस्टर का भी आप पा जाएं नोट्स और 5th सेमेस्टर में भी आगे क्लासेस मिल जाएं, तो उसके लिए आपका 200 रुपए वैसे लगता, लेकिन अब 200 रुपए ना लग करके इसके लिए कितने रुपए लगेंगे, केवल और केवल 150 रुपए लगेंगे, यानी मात्र और मात्र 150 रुपए में 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट सभी की आपको मिल जाएगी। माइनर सब्जेक्ट कहने का मतलब जो मैं पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, ये सब माइनर में होगा तो आपको मिलेगा। बाकी माइनर का पेपर वैसे 4th सेमेस्टर में होता नहीं है, ठीक है। को करिकुलर का होता तो को करिकुलर का भी आपको मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, और 5th सेमेस्टर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा तो उसका भी मिल जाएगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए, केवल 150 रुपए, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होती दोनों सब्जेक्ट के लिए। अब आप सोचो 150 रुपए में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, 2500 रुपए फीस लोग बीए की लेकर के पढ़ा रहे हैं, कोई 1200 में पढ़ा रहा है, ऐसे तमाम प्रकार के आप देख पा रहे होंगे। लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो कि आपको, आपके लिए ज्यादा कुछ टीम टाम की व्यवस्था नहीं करता है कि बहुत टीम टाम करके आपको पढ़ाया जाए, लेकिन ये है कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के पीडीएफ और जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर जो आप अवेलेबल देख पा रहे होंगे, वो सब परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। और आप विश्वास जताते, आज विश्वास जता करके हम मन से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब, मतलब कि इसको तुरंत ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे, मतलब आगे हम बढ़ते हैं फटाफट से, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तुरंत एसएमएस की, तुरंत जो ये सब पीडीएफ, जैसे ये क्लास चले तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरीय का क्या आ सकता है, देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरीय का आ सकता है भैया, अनुवाद में पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर बताइए। अनुवाद के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा। देखिए अनुवाद का, जब अनुवाद कर दिया जाता है, अनुवाद क्या होता है, एक भाषा के विचारों को, भावों को पढ़ने के बाद में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में उसी भाव भंगिमा के साथ, उसी क्रमबद्धता के साथ, उसी भाव को, विचार को उसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना ही एक प्रकार से अनुवाद होता है। आप लोगों को पता होगा अनुवाद के बारे में ये चीज, ठीक है। तो अनुवाद ये होता है, लेकिन अगर वहीं पर आप थोड़ा सा और चीजों को समझें, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा और अगर आप इसी चीज को समझें तो अनुवाद में, जब अनुवाद हो जाता है, अनुवाद सही हुआ, अनुवाद में जो देखिए 2 प्रकार की भाषा होती है, एक होती स्रोत भाषा, एक होती लक्ष्य भाषा। देखिए स्रोत भाषा, जिस भाषा का अनुवाद करना है, जैसे हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में करना है तो हिंदी आपकी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी आपकी लक्ष्य भाषा होगी, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना हो तो अंग्रेजी वहीं पर स्रोत भाषा हो जाएगी और हिंदी लक्ष्य भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो 2 भाषाओं का बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, एक तो स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। एक अनुवादकर्ता को दोनों भाषाओं का बढ़िया जानकारी होना चाहिए, स्रोत भाषा का भी और लक्ष्य भाषा का भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। जब एक अनुवादक अनुवाद कर लेता है, अनुवाद करने के बाद में, अनुवाद हो जाने के बाद में उसको जांचने के लिए कि उसमें कौन सी त्रुटियां रह गई, कहां कहां पर कमियां रह गई, उन कमियों को भरने के लिए एक क्रिया प्रयोग की जाती है। उस क्रिया का नाम है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण माने होता है दोबारा से उसको जांचना कि कहां कहां पर गलतियां हुई, उस गलती को सुधारा जाए। उसके बाद में उसका क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि
अनुवाद जो है कहां तक सही है, यानी स्रोत भाषा में जो मूल बिंदु थे या विचार थे स्रोत भाषा के, क्या वही विचार मूल पाठ को पढ़ने के बाद में जो विचार या जो भाव भंगिमा या जो हमको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या वही जब हम अनुवाद के बाद में पढ़ते हैं वही चीजों को, तो क्या हमको वो पढ़ने पर भी उतना ज्यादा एक प्रकार से मजा आता है, या उसको पढ़ने पर उतना ज्यादा ही एक प्रकार से हमको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है? तो अगर ये होता है तो इसी को जांचने के लिए कि क्या अनुवाद सही है या अनुवाद जिस उद्देश्य से किया गया था उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को मूल्य का अंकन करना कहलाता है। और ऐसे ही समीक्षा होती है जिसमें जो है उसके कि गुण दोषों को विवेचन करना। समझते हैं, हेडिंग डालेंगे बेटा, अनुवाद के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर। देखिए, अनुवाद के पुनरीक्षण, अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन का संबंध सफल अनुवाद के जांच और परीक्षण से ही है, किंतु अनुवाद पुनरीक्षण तथा अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन में अंतर भी होता है थोड़ा बहुत। देखिए, अनुवाद पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का एक सोपान होता है। अनुवाद प्रक्रिया का सोपान माने अनुवाद प्रक्रिया का ही एक चरण होता है, यानी अनुवाद के द्वारा अनुवाद के दौरान ही प्रयोग में आता है। अनुवाद किया और फिर उसको एक बार सरसरी नजर से देख लेना कि कहां पर त्रुटि हुई तो उस त्रुटि को सुधार देना तुरंत खुद अनुवादक ही करता है। अनुवादक जो होता है पुनरीक्षण खुद कर सकता है, दूसरे से भी करवा सकता है। क्लियर? यह सोपान अंतिम है, अंतिम प्रक्रिया होती है अनुवाद की, ठीक है, जिसमें अनुदित पाठ की जांच की जाती है और इसमें सुधार किया जाता है। इसमें लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार संशोधन और परिमार्जन किया जाता है, यानी जो भी त्रुटियां गलतियां रहती हैं जो स्रोत भाषा में थी वो लक्ष्य भाषा में अगर नहीं दिखती तो उसको एक प्रकार से किया जाता है ताकि वो एकदम से ठीक ठाक प्रतीत हो। किंतु अनुवाद समीक्षा जो होती है, अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद के विवेचन से एक प्रकार से संबंधित है। अनुवाद मूल्यांकन और समीक्षा का कार्य अनुदित पाठ के स्वायत्त पाठ बन जाने के बाद प्रारंभ होता है, यानी कि जहां पर अनुवाद पुनरीक्षण जो होता है अनुवाद प्रक्रिया का ही एक चरण होता है, अनुवाद प्रक्रिया में ही अनुवाद परीक्षण कर लिया जाता है, जबकि अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद समीक्षा अनुवाद हो जाने के बाद में, अनुवाद हो जाने के बाद में काफी दिनों के बाद में 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद में भी उसको एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से उसका मूल्यांकन उसकी समीक्षा लिखी जाती है, प्रस्तुत करी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, पुनरीक्षण में पुनरीक्षक यानी जो पुनरीक्षण करता है उसके लिए अनुवादक होना अनिवार्य होता है, जबकि अनुवाद समीक्षा और मूल्यांकन में समीक्षक का अनुवादक होना अनिवार्य नहीं है, ये कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, अनुवाद मूल्यांकन में अनुदित पाठ की मूल पाठ के संदर्भ में जांच करके उसकी गुणवत्ता के विषय में निर्णय दिया जाता है कि भाई उसकी क्वालिटी कितनी है, यानी उसका मूल्य कितना है, जिस उद्देश्य से इसको लिखा गया था क्या उद्देश्य पूरा कर पाया कि नहीं पूरा कर पाया, इसके बारे में मूल्यांकन करना होता है। भारतीय भाषाओं में विशेष करके हिंदी में समीक्षा का संबंध एक और आलोचनात्मक अध्ययन से होता है तो दूसरी ओर कृति के गुणा अवगुण यानी कि गुण और अवगुण यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो एक प्रकार से मेरिट्स हैं डेमेरिट्स हैं, दोनों को बताना होता है। समीक्षा में विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन भी होता है। परंपरागत समीक्षा के अंतर्गत समसामयिक कृतियों की मूल्यांकन परख आलोचना कर साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी किया जाता है। अनुवाद को मूल के समकक्ष पाठ के रूप में रखा जाता है अथवा नहीं, यह बताया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अनुवाद मूल्यांकन एक प्रकार से बताता है कि भाई जो अनुदित पाठ है और जिसका अनुवाद किया गया है दोनों एक दूसरे के निकट रह सकते हैं या एक दूसरे के जैसे हैं कि नहीं है, किसमें उसमें कितना त्रुटियां हैं, ये सब एक प्रकार से, या कितने उसके मापदंड मतलब उसका कितना सही है कितना गलत है, ये सब जांचना। ये दूसरा व्यक्ति हो सकता है, अनुवाद करने वाला नहीं, इसका दूसरा व्यक्ति होता है जो कि इसका एक प्रकार से मूल्यांकन वगैरह करता है। अनुवाद समीक्षा में अनुवाद का मूल्यांकन भी निहित होता है। पूर्व निर्धारित मानदंडों या मूल्यों के आधार पर कृति के गुण और अवगुण की जांच करी जाती है, पड़ताल करी जाती है कि भाई ये इस धरातल पर कई सारे मापदंड होते हैं, उन्हीं मापदंडों पर रख करके जांचा जाता है कि भाई ये चीजें सही कि नहीं सही है। इससे पाठक वर्ग को एक दिशा मिल जाती है और कृति की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता तथा पठनीयता और अपठनीयता के लिए मार्गदर्शन हो जाता है कि इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सही है अथवा गलत है। जब एक समीक्षक जो होता है इस पर अपनी मुहर लगा देता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, गलत है या सही है, फिर उसके बाद पाठकगण जो होता है उसको अपने हिसाब से पढ़ते लिखते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। वास्तव में समीक्षा का मुख्य उद्देश्य आलोचना को वस्तुनिष्ठ बनाना होता है, जिसके लिए तर्कपूर्ण और सटीक विश्लेषण की तुलना की अपेक्षा रहती है। यानी एक प्रकार से आलोचना ऐसे नहीं कर सकते किसी की भाई ये गलत है, उसके लिए एक विशेष करके तर्क आपको देना पड़ेगा, एक फैक्ट चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, कि गलत है तो क्यों गलत है, किस लिए गलत है, कहां तक गलत है, कितना गलत है,
और सही क्या है, दोनों चीजों को बताना पड़ता है। इसमें आलोचक अलग से मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि विश्लेषण के भीतर ही मूल्यांकन निहित होता है। जब हम किसी चीज का एनालिसिस करते तो उसी एनालिसिस में उसका मूल्यांकन भी शामिल हो जाता है। वस्तुतः विश्लेषण के अंतर्गत कृति की रूप रचना व्यवस्था का अन्वेषण यानी खोज होता है, जिसमें मूल्यांकन का साक्ष्य होना आवश्यक होता है। इस प्रकार समीक्षा कहीं कहीं मूल्यपरक निर्णय देती है। एक बात अवश्य है कि समीक्षा पूर्व निर्धारित मूल्यों के बिना संभव नहीं है, यानी पहले से डिसाइड होता है कि किन किन मापदंडों पर हमको इसकी जांच करनी है। अतः मूल्यांकन में निश्चित आधारों की सहायता से कृति का यानी रचना का विवेचन किया जाता है, और विवेचन करने के बाद में यह देखने का प्रयास रहता है कि उन आधारों का निर्वाह सफलतापूर्वक हुआ जिन आधारों को लिख करके इसको किया गया था कि नहीं। मूल्यांकन करते समय विश्लेषण के परिणामों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। समीक्षा में विश्लेषण मुख्य रूप से रहता है और मूल्यांकन उसके बाद आता है। इस तरीके से मूल्यांकन, पुनरीक्षण और समीक्षा के बारे में आपको बता दिया। मूल्यांकन और समीक्षा एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक शब्द है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, जबकि पुनरीक्षण अंतर होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बैंकिंग शब्दावली का विवरण दीजिए। बैंकिंग शब्दावली के बारे में बताएं। देखिए, बैंकों में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत के समय से ही इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी शब्दावली का मानकीकरण किया जाए, ताकि उसमें एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। देश के शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए 1980 में पहली बार अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया। अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली एक डिक्शनरी एक प्रकार से निकाली गई आरबीआई के द्वारा, जिसमें एक प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित तमाम प्रकार की हिंदी शब्दावलियों के मानकीकरण का में महत्वपूर्ण योगदान जो है ये डिक्शनरी देती है। और इसमें बैंक में कौन कौन शब्दों का प्रयोग किसके लिए होगा वो सब लिखा। आप देखते हैं बैंक की शब्दावलियां एकदम से अलग होती है, हमारी जो भाषा होती है उससे बिल्कुल अलग अलग आपको प्रतीत होती हुई होंगी। ठीक है, ये चीजें आपको मिलती होंगी। ठीक है, क्लियर। भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की अगर बात की जाए, भूमंडलीकरण और वित्तीय सुधारों के इस दौर में बैंकिंग क्षेत्र में के कार्यकलापों में जहां नए आयाम जुड़े हुए हैं, वहीं उसमें आमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं। इस बदलती परिस्थितियों में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में नई नई अवधारणाओं ने जन्म लिया है और नई नई शब्दावलियां सामने आई हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो है इंक्यूब्रेंस यानी कि भार या ऋण भार को एक प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब किसी अचल संपत्ति अथवा आस्ति को बंधक रख करके ऋण लिया जाता है तो उससे भारग्रस्त हो जाती है वो। ठीक है, ऋण भार उसी को कहते हैं। जब कोई संपत्ति आप गिरवी रख करके लेते हैं तो उसी को ये कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ऐसे भूमि अथवा अन्य संपत्ति में कानूनी दावा, ऋण भार और हित एक प्रकार से होता है। इसके अलावा आप देखते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेकेशन यानी कि दृष्टिबंधक या अंडमान कह सकते हैं जिसको, यानी ऋण के लिए चल संपत्ति पर जमानत के रूप में सृजित ऋण भार दृष्टिबंधक कहलाता है। ये सब बैंकिंग शब्दावलियों के अलग अलग शब्द हैं जो कि बैंकों में ही प्रयुक्त होते हैं। यह माल की जो है सांपार्श्विक जमानत यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी प्रदान करने का तरीका है, जिसमें संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा दोनों ऋणकर्ता के पास ही रहते हैं। यही नहीं, ऋणकर्ता उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है और उससे लाभार्जन भी कर सकता है। ऋणदाता यानी ऋण देने वाले को केवल यह अधिकार मिलता है कि ऋणकर्ता द्वारा ऋण का भुगतान ना किए जाने पर वह उस संपत्ति को बिकवा सकता है, यानी उसकी नीलामी करवा सकता है। जैसे कि जब उधार बैंक वगैरह देते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स खेत के, दुकान के या कुछ सभी चीज के लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर आप उसको ना दे पाए तो फिर आपके लिए कुछ कर ले, मतलब कि वो आपकी संपत्ति को बेच दे। तीसरा ऐसे आपका हो गया लियोन यानी कि जैसे पूर्व ग्रहण अधिकार, किसी लेनदार द्वारा देनदार के लेने वाले के द्वारा देने वाले की वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति में सभी प्रकार ऋण भारों की चुनौती के लिए धारित कोई ब्याज या अन्य ऋण भार जो होता है, इसके लिए शब्द प्रयोग। तो अलग अलग जो है बैंक में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक परिभाषिक शब्द होता है। तो बैंकिंग शब्दावलियों का अपना एक अलग महत्व है। इसके लिए एक प्रकार से जो है शब्द अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आप देखिए बैंक में, प्रशासन में, सब जगह पर अलग अलग शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ सकता है लघुत्तरीय में। प्रश्न, वैज्ञानिक भाषा व तकनीकी शब्दावली की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आविर्भाव मूलतः अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ है। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षण तथा अनुसंधान की भाषा अंग्रेजी ही रही है।
आज भी उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान शालाओं और प्रयोगशालाओं की भाषा आज भी अंग्रेजी ही है। ठीक है, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भारतीय वैज्ञानिक अंग्रेजी के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं और फिर उसके बाद में हिंदी में उसको अनुवाद करके फिर भेजा जाता है। तो आज भी एक प्रकार से भारत में ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अंग्रेजी में आता है यहाँ तक की। ठीक है, लगभग संपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान साहित्य अंग्रेजी में ही प्रकाशित होता है, यहाँ तक कि बीएससी जो बच्चे करते हैं वो भी अंग्रेजी में ही करते हैं। देश की प्रगति के लिए एक तरफ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय चेतना व संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदी भाषा पर जोर भी दिया जा रहा है। दोनों बातें परस्पर विरोधी होने के बावजूद दोनों भाषा की स्वीकार्यता या दोनों में से किसी एक को चुनने की बाध्यता हम सभी के लिए विचारने का प्रश्न है। ये प्रश्न एक प्रकार से बड़ा जटिल होता जा रहा है। वैज्ञानिक शब्दावलियों या वैज्ञानिक भाषा की अगर बात की क्या होती है, देखिए वैज्ञानिक भाषा अभीष्ट विचार के अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, यानी अपने विचारों की जो बातें हमारे अंदर चल रही है उसको बाहर निकालने के लिए हमको भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। प्रारंभ में भाषा का प्रयोग संभवतः तत्कालिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता रहा होगा, लेकिन कालांतर में समय बीतने के बाद में मानव ने अनुभूत विश्व को शाब्दिक रूप प्रदान करना प्रारंभ कर दिया और आज वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन में भाषा पूर्ण रूपेण इसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। विज्ञान की विशिष्ट भाषा का एक काम यह है कि इसके द्वारा विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान घनीभूत हो जाता है। विज्ञान की भाषा संकल्पनात्मक होने के कारण से अक्सर कठिन हो जाती है, जटिल हो जाती है, जो कि एक आम जनता को समझने में एक प्रकार से कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे कि आप यही चीजें पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। यह भी सच है कि वैज्ञानिक भाषा दैनिक व्यवहार की भाषा के पारस्परिक आदान प्रदान के कारण वैज्ञानिक शब्दावली की समस्याएं और भी जटिल हो गई हैं। अनेक वैज्ञानिक शब्द यद्यपि सामान्य भाषा में लिए गए हैं किंतु उनका विशिष्ट वैज्ञानिक महत्व है। उदाहरण के लिए जैसे कार्य शब्द किसी प्रकार के श्रम का द्योतक है, चाहे वह मानसिक काम हो चाहे शारीरिक हो, किंतु भौतिकी में यह शब्द किसी पिंड पर अनुप्रयुक्त बल तथा बल की दिशा में गतिमान पिंड की दूरी के गुणनफल का द्योतक होता है। इसी कार्य का एक प्रकार से भौतिक शास्त्र में जब इस शब्द का प्रयोग, चूंकि कार्य शब्द आपको सभी को पता है कि कार्य माने कोई भी काम करना, कार्य हो चाहे शारीरिक काम करे चाहे मानसिक काम करे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक कार्य है, लेकिन अगर इसको भौतिक शास्त्र में इस कार्य का अर्थ देखेंगे तो परिभाषिक शब्द के रूप में आएगा कि भाई ऐसा बल जो कि क्या करता है, किसी पिंड पर अनुप्रयुक्त बल तथा बल की दिशा में गतिमान पिंड की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। ठीक है, स्पष्ट है कि वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा की अपनी अलग प्रकृति होती है जो निम्न के अनुसार निम्नानुसार है। पहली बात तो ये, वैज्ञानिक साहित्य की भाषा सुनिश्चित होती है, स्पष्ट होती है और सुबोध होती है, यानी उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, उसका एक ही अर्थ होता है, एकदम से क्लियर कट होता है, स्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। चाहे जैसे परिभाषिक शब्द ही एक प्रकार से वैज्ञानिक शब्द ही कह सकते हैं, तकनीकी शब्द कह सकते हैं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि एक अर्थता वैज्ञानिक भाषा का अनिवार्य गुण है, यानी वैज्ञानिक भाषा में एक ही अर्थ होगा। तीसरी बात यह कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है ना कि व्यक्तिनिष्ठ होता है। विज्ञान कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, इसलिए विज्ञान की भाषा वस्तुनिष्ठ होती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक साहित्य अभिव्यक्ति प्रधान ना होकर के एक विषय प्रधान, एक प्रकार से वैज्ञानिक शब्द मतलब वैज्ञानिक साहित्य क्या होता है, एक विषय प्रधान साहित्य होता है, व्यक्तिक साहित्य नहीं होता। इसके अलावा परिभाषिक शब्दावली का बहुतायत प्रयोग वैज्ञानिक साहित्य में किया जाता है। अब वैज्ञानिक जैसे रसायन शास्त्र, ठीक है, भौतिक शास्त्र, ऐसे तमाम प्रकार के शास्त्रों में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अलंकार का प्रयोग, पुनरुक्ति, अनावश्यक विस्तार, वाग्जाल, ये सब वैज्ञानिक शब्दों में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये सब भाषा के दोष माने जाते हैं। अगर बैंकों में जाकर के आप अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप बैंकों में जाकर के बोलेंगे कि जो है टिट फॉर टेट अलंकार का प्रयोग करेंगे, या फिर आप वहां पर जाकर के मुहावरा और लोकोक्ति में या पहेली बुझाएंगे बैंक वाले को, तो आपका पैसा निकालेगा, भगा देगा सोटा मार करके, कहेगा निकलो बेटा तुम जरा सा। आप वहां पर जाकर के उसको पहेली बुझाओगे कि एक थाल मोती से भरा, ठीक है, चारों तरफ वो उड़ता फिरा, आप उससे पूछोगे कि हरी है मन भरी है दुसाला बड़े खड़ी है, बताओ क्या होगा? आप पूछोगे उससे बैंक से, कहा भाग जाओ। आप जब सिग्नेचर करोगे, आप पूछेगा सिग्नेचर, तो आप उर्दू में सिग्नेचर करोगे, जबकि बैंक में हिंदी में सिग्नेचर, तो कहेगा कहाँ गए तुम, घपला करने आया है क्या? तो ऐसे में एक प्रकार से वहां एकदम फिट होता है, जो चीजें एकदम फिक्स है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो उसमें अनावश्यक विस्तार, बाग जाल, अलंकार, पुनरुक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति, इन सभी का प्रयोग नहीं करना होता। दूसरी बात, ये तो हो गई वैज्ञानिक शब्द। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों की अगर बात की जाए
तो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद विषय वस्तु केंद्रित होने के कारण से इसका मूल आधार है परिभाषिक शब्दावली। अतः प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में मूलभूत परिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है और उनके हिंदी पर्यायों से परिचय जरूरी होता है। तो परिभाषिक शब्द जो होते हैं वही एक प्रकार से तकनीकी शब्द या फिर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक शब्दावलियों में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सृजनशील लेखक व अनुवाद में अंतर बताइए। सृजनशील लेखक और अनुवाद में क्या अंतर होता है? अनुवादक में देखिए, साहित्यिक लेखन और सृजनात्मक क्रिया। साहित्यिक लेखन एक सृजनात्मक क्रिया ही है। सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाओं को शामिल करते हैं हम सृजनात्मक साहित्य में। सृजनात्मकता के मुख्य आधार तत्व हैं अनुभूति, भाव, कल्पना। इन तीनों के आधार पर ही रचना, कहानी सब लिखी जाती है। साहित्य में विशेष करके कविता में प्रयुक्त भाषा बिंबों, प्रतीकों के कारण लक्षण और व्यंजना शब्दावलियों की प्रयुक्ति हो जाती है। देखिए, लक्षण और व्यंजना जो शब्द शक्तियां होती हैं, इनका मतलब जो कहा जा रहा है उसका वो मतलब नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं, जब आप जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को पढ़ें या फिर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को पढ़ें या फिर आप किनकी रचनाओं को पढ़ें, किसी भी जो है किसी भी मतलब कविताओं को पढ़ेंगे तो कविताओं में जो चीजें लिखी होती है उसका वही सेम अर्थ नहीं होता है, उसका भाव अर्थ होता है। ऐसे में अनुवादक के समक्ष समस्या उत्पन्न होती है भावों के अनुवाद करने में। एक अनुवादक शब्दों का तो अनुवाद कर देगा लेकिन भावों का अनुवाद करना उसके लिए मुश्किल होता है। या तो फिर वो भावों को पहले समझे कि कवि का भाव क्या है, कवि कहना क्या चाह रहा है। अगर उसको समझ गया तो वो लिख पाएगा, लेकिन अगर वो नहीं समझ पाया तो वो अनुवाद नहीं कर पाएगा। भाव अनुवाद करने में एक अनुवादक को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक कहानी का अनुवाद करना सरल होता है बेटा, लेकिन एक कविता का अनुवाद करना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि कविता किस मनोभावों को, किस मनोदशा में कविता लिखी गई है। जैसे कि सुमित्रानंद पंत जी ने कहा कि जो है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कविता कोई एक प्रकार से एक रात में सोच करके सुबह लिख देने वाली वस्तु नहीं है। जैसे आजकल के कवि रात में बैठते हैं और 10 लाइन की कविता बना देते हैं, बिना मतलब की कविता लिखते हैं। मैं एक दिन चला, वहां पे जा रहा था, तब तक देखा एक मोटरसाइकिल उधर से आती हुई प्रतीत दिखी, मतलब आती हुई दिखी। मैंने मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर के रोका और जा करके तब मोटरसाइकिल वालों ने एक प्रकार से अगली और पिछली दोनों ब्रेक मारी। ये कौन सी कविता है भाई? और आजकल के यूनिवर्सिटीज के जो बालक हैं, जो थोड़ा सा गए एमए कर लिए हिंदी से, या फिर थोड़ा बहुत जानकारी हो गई हिंदी के शब्दावली की, बस शुरू हो गए मुक्ति बोध बनने के लिए, चालू हो गए। ठीक है, मुक्ति बोध, और वो सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल बनना चाह रहे हैं वो। ठीक है, एक दो कविता उनकी पढ़ ली, बस उसी में उनका जो है दिमाग घूमने लगा। अरे प्रभु, कविता का मतलब ही क्या होता? जब ऐसे लिखना होता तो नाटक आदमी और उपन्यास और कहानी नहीं लिख देता। क्या जरूरत है कविता ऐसे दुनिया भर के टीम टाम करने के लिए? कविता का मतलब क्या होता है? राइमिंग वर्ड जरूर उसमें होना चाहिए। यानी जैसे तुलसीदास जी से बड़े कोई कवि हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी, तो हारी और बिहारी मिल रहा तो पढ़ने में मजा आ रहा है। ये होता है कविता का सार। जैसे जयशंकर प्रसाद की कविताओं को पढ़ें आप ऐसे जो है सुमित्रानंद पंत की कविताओं को पढ़ें। ठीक है, आप बिहारी के दोहों को पढ़ें, आप सूरदास के पदों को पढ़ें कि कहत कत परदेसी की बात। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो चीजें आजकल हो रही वो चीजें बिल्कुल वो कविता थोड़ी है, वो तो बस एक अब जो दिमाग में आम घास भूसा भरा है उसी को उड़ेल देना है बाहर ला करके। लिखने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो खुद लिखते हैं खुद उनको पढ़ना नहीं पसंद है। पढ़ने वाला कोई है ये नहीं है। फेसबुक पर डाल दें, 2-2 हाथ का लेख डाल देंगे, कोई नहीं पढ़ता फेसबुक पे तुम्हारा लेख, बेमतलब के लिख रहे हो आप। सभी को पता है, गूगल से कॉपी पर कर करके ला करके लिख दोगे आप। ठीक है, जो आजकल के बच्चे जो हैं गूगल पे कॉपी करके लेकर के आते हैं, हम जहां खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं। तुम्हारे खड़े होने मैटर थोड़ा बड़ा होता है, जहां मैटर बड़े होंगे वहां तुम खड़े ही नहीं पाओगे। तो ये चीजें होती हैं। तो सेम ऐसे होती कविता जो होती बेटा 1-2 दिन की उपज नहीं होती है। कभी कविता के एक प्रकार से हृदय की उपज होती है,
और उस कविता के भावों को समझना एक अनुवादक के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए काव्य अनुवाद करते समय एक अनुवादक को एक कवि होना बहुत जरूरी होता है। अगर एक अनुवादक कवि के भाव से सोचेगा तब जाकर के उन भावार्थों को पकड़ेगा, तो वही सृजनशील साहित्य एक प्रकार से वो अनुवाद में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्यंजना प्रधान होती है, तो वही लक्षण और व्यंजना जो शब्द सब शक्तियां उसके बारे में बताया। जबकि जो और चीजें होती हैं वो अभिधा होती है। अभिधा सब शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, 3 सब शक्तियां होती हैं। साथ ही उसमें पूरे लेखक मतलब कि लेखक के देश काल, संस्कृति, भाषिक संदर्भ आदि के तत्व भी जुड़े हुए होते हैं किसी भी रचना में। सृजनशील लेखक और अनुवादक दोनों में अंतर है भी और नहीं भी, क्योंकि सृजनशील या सृजन के प्रति दोनों के दृष्टिकोण या अप्रोच जो होता है उपागम में कुछ समानताएं होने के साथ साथ कुछ असमानताएं भी दिखाई पड़ती है। पहले हम सृजनशील लेखक और अनुवादक के बीच क्या समानताएं हो सकती हैं उसके बारे में उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए हम महान पाश्चात्य चिंतक, दार्शनिक, विचारक अरस्तु के चर्चित अनुकरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लिमिटेशंस का सहारा लेंगे। अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कवि या सृजनशील लेखक अपने भाषा चातुर्य से यथार्थ का अनुकरण करता है। उसे संसार के से जो अनुभव प्राप्त होता है उसको अपनी भाषा या चातुर्य के माध्यम से काव्य या कला के में मूर्त रूप प्रदान करता है, जो एक प्रकार से प्रकृति में देखता है। अरस्तु क्या कहते हैं, प्रकृति में जैसे प्रकृति का खग कल कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह भी लतिका भर लाई, नैनों से भरी सुहागरी। ठीक है, इस तरीके से। या नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले हो जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब ये जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा, क्या जो उन्होंने लिखा बेटा, इन्होंने क्या, नीलांबर नील परिधान बीच सुकुमार, तो नील परिधान क्या है, परिधान माने वस्त्र होता है, सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग यानी जो श्रद्धा उसके थोड़ा सा अंग दिखाई पड़ रहा है, उसका जो वस्त्र है नीले अंबर की भांति दिखाई पड़ा है। खिले हो जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी कि काले बादलों में या नीले बादलों में से, काले बादलों में एक प्रकार से जिस तरीके से बिजली चमकती है उस तरीके से नीले वस्त्रों के बीच से या नीले बितान या नीले आकाश के बीच से, नीले वस्त्रों के बीच से जिस तरीके से श्रद्धा का छोटा थोड़ा सा उसका अंग दिख रहा है, इसका ऐसे ही एक प्रकार से नीले वस्त्रों में जिस तरीके से श्रद्धा का अंग दिख रहा है उसी तरीके से बादलों के बीच से बिजली चमकती, तो ऐसा प्रतीत होता। तो प्रकृति का अनुकरण किया उन्होंने ना, यह अरस्तु यही कहता है प्रकृति के अनुकरण सिद्धांत में। कोई भी कवि या लेखक क्या होता है, प्रकृति से सीखता है और प्रकृति से सीख करके उसको लिख देता है अपनी बुद्धि, अपने कवि कौशल के द्वारा। वही चीज यहाँ पर, तो ये एक प्रकार से सृजनात्मकता होती है, एक सृजनशील लेखक यही करता है। जबकि अनुवादक क्या करता है, अनुवादक क्या करता है बेटा, अनुवादक कवि या लेखक का अनुकरण करता है। यानी कि एक अनुवादक जो होता है वो लेखक बनकर के, लेखक क्या सोच रहा है, लेखक को समझता है, जबकि एक लेखक प्रकृति के भाव भंगिमाओं को समझता है और उसको मूर्त रूप देता है। अब उस चीज का अगर अनुवाद करना होता है किसी लेखक को या किसी अनुवादक को, तो वह एक प्रकार से वो कवि को समझता है, वो लेखक को समझता है, ना कि प्रकृति को समझता है। ठीक है, अनुकरण करता है। या इस प्रकार कहें कि व्यक्त यथार्थ संसार की अनुकृति कवि या लेखक का अनुकरण करता है, या इस प्रकार कहें कि व्यक्त यथार्थ संसार की अनुकृति या व्यक्ति का अनुकरण करता है। अतः सृजनशील लेखक और अनुवादक दोनों अनुकरण करते हैं, एक प्रकृति का अनुकरण करता है और एक लेखक का अनुकरण करता है। प्रकृति का अनुकरण एक लेखक करता है और लेखक का अनुकरण एक अनुवादक करता है, तो ये अंतर होता है। इस प्रक्रिया में दोनों अनुभव, भाषा और अभिव्यक्ति कौशल के स्तर पर एक सी रचना प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन हाँ, एक जो है प्रकृति का अनुकरण करता है और दूसरा एक प्रकार से उस लेखक का अनुकरण करता है जिसके बारे में अनुवाद करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, काव्य अनुवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अब काव्य अनुवाद के बारे में भी हमने इससे पहले चर्चा करी कि किसी कविता को अनुवाद करना बड़ा कठिन होता है, तो वही चीज सेम काव्य अनुवाद के संदर्भ में जॉक देरिदा नाम के विद्वान है, उनके कथन का यहाँ उल्लेख करना बहुत ही प्रासंगिक होगा। अनुवाद में उतना ही आवश्यक है जितना कि असंभव। यही कारण है कि काव्य अनुवाद की आवश्यकता और असंभाव्यता दोनों को समानांतर धरातल पर साथ साथ लेकर के निरंतर आगे बढ़ता आया है। काव्य अनुवाद के बारे में क्रिस्टोफर कॉल्डवेल की यही मान्यता रही है कि कविता लयात्मक होती है, साथ ही अप्रतीकता द्वारा आविष्कृत अविवेकत्व गुण विशेषता के कारण से कविता का अनुवाद संभव नहीं हो पाता। कविता किस प्रतीक विधान पे, किस बिंब विधान पे, किस
एक प्रकार से लय किस छंद किस ताल के साथ लिखी गई है, उस ताल उस छंद उस लय के साथ अनुवाद नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस राइमिंग वर्ड के साथ। कॉर्डबेल काव्य अनुवाद की असंभाव्यता के लिए जिन कारणों की ओर इशारा करते हैं उसे विस्तार से कहे तो कविता अलंकार, कविता में अलंकार होता है, बिंब विधान, कल्पना, रस, छंद योजना, लय आदि कई विशेषताओं से युक्त होती कविता, और इन सभी विशेषताओं को पकड़ पाना कि अनुवादक के बस की बात नहीं होती, ठीक है। अनुवाद में इन सभी विशेषताओं को पूर्णतः सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, कई कविताएं लयात्मकता और दादात्मकता के साथ साथ द्वयार्थकता लिए हुए होती है, जैसे कि बिहारी लाल के दोहे जो होते हैं, जैसे उसमें क्या है, कहत नटत रिझत किदन मिलत किल लज्जात भरे भोर में करत है नैनन सवाल। तो ऐसे में आप देखते हैं तमाम प्रकार की बात, मतलब इसका अर्थ अगर निकाले तो कई अर्थ निकलेगा, तो वो चीजें कई अर्थ एक अनुवादक नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो हूबहू उतारना शायद ही संभव हो पाए। काव्य अनुवाद के संदर्भ में इतना तो स्पष्ट है कि इसमें परिपूर्ण अनुवाद कभी संभव ही नहीं है। ऐसे में हमबोल्ड का यह कथन सही प्रतीत होता है कि सारा अनुवाद कार्य बस एक असमाधेय समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया प्रयास मात्र है। इसलिए काव्य अनुवाद में पूर्ण अनुवाद के बदले प्रमाणिक भाव अनुवाद या सार अनुवाद की बात कही जाती है, यानी कि कविता के भावों को विचारों को समझ करके उसी भाव उसी विचार के साथ दूसरे लय दूसरे प्रतीक दूसरे विधान से लिख दिया जाता है, ठीक है। समय समय पर विद्वानों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित सवालों ने ही काव्य अनुवाद को विवादास्पद बना दिया है। तमाम प्रकार के सवाल सामने आए, ठीक है, जैसे कि पहला सवाल, ऐतिहासिक प्राचीन कविता के अनुवाद में अनुवादक को उस समय प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए या समकालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही नहीं क्लियर होता। यानी जिस समय उस भाषा जिस भाषा में लिखा गया है उस समय की भाषा का प्रयोग करें या आज की भाषा का प्रयोग करें अनुवाद करते समय, ये पहले डिसाइड नहीं होता। दूसरी बात, काव्य अनुवाद में अनुवादक को कितनी छूट दी जानी चाहिए, यानी अनुवादक अपनी ओर से कितनी छूट ले सकता है, कि किन चीजों को छोड़ सकता है, किन चीजों को उसमें दूसरे अनुवाद में शामिल कर सकता है, उसकी छूट कौन दे सकता है, कितनी देनी चाहिए कितनी नहीं देनी चाहिए, इसका कोई क्लियर एक प्रकार से मापदंड नहीं है। तीसरी बात, जब कोई कवि अनुवादक काव्य अनुवाद में तल्लीन होता है तब वह केवल अनुवादक ना रह करके अनुवादक प्लस सर्जक बन जाता है। सर्जक माने होता है क्या, वो सीखता है, कविता को पढ़ करके उस कवि को पढ़ने का प्रयास करता है, कवि को समझने का प्रयास करता है सर्जक बन करके। ऐसे में अनुवाद ना रह करके एक नई कविता वो बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काव्य अनुवाद एक प्रकार से कोई सरल काम नहीं होता है। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, भैया अनुवाद क्या होता है, अनुवाद की परिभाषा दीजिए। देखिए, प्राचीनता की दृष्टि से अनुवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। अनुवाद शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद काल से ही प्रयोग किया जाता रहा है। अनुवाद शब्द को वर्तमान संदर्भ में कई भारतीय और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों, अनुवादकों, मनीषियों, विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं अगर देखें तो भारतीय विद्वानों ने अनुवाद के संदर्भ में काफी चिंतन मनन किया है। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद होता है। क्या? एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव, यानी हो सके तो जैसा कि तैसा, यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद होता है। किसने कहा? भोलानाथ तिवारी जी ने कहा। ऐसा ही एक प्रकार से दूसरे विद्वान एक आते हैं, उनका क्या नाम है? दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है बेटा, दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है देवेंद्र नाथ शर्मा जी। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूप अंतरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की यह परिभाषा बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भाषा का दूसरे भाषा में लिखना या उस भाषा एक भाषा के मूल विचारों को, कथ्य को दूसरी भाषा में लिख करके समझाना, वही एक प्रकार से अनुवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन से लिपि अंतरण क्या होता है? देखिए, अनुवाद दूसरा होता है, लिपि अंतरण दूसरा होता है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की शैली ही लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की शैली क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे आपने लिखा, लिपियां जो होती है, ये जो लिखा हुआ है ये लिपि में लिखा हुआ है। ध्वनि चिन्हों को मतलब कि ध्वनियों को प्रतीक में बांटना ही लिपि का काम होता है, प्रतीकों में डिसाइड कर। जैसे कि का यही है। अब देखिए, देवनागरी का ये है। देवनागरी लिपि में बेटा
देवनागरी लिपि में क ध्वनि के लिए, क ध्वनि के लिए, का ध्वनि के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमको लिपि देखनी हो कौन सी, अगर हमको लिपि देखनी हो बेटा रोमन शैली में, अगर देखना हो रोमन लिपि में, इसी को क्या कहेंगे, इसी ध्वनि को रोमन लिपि में इसी ध्वनि को के कहते हैं। ठीक है, इस के को, इस मतलब इस के को देवनागरी लिपि के द्वारा ये चिन्ह दिया गया है, जबकि इसी ध्वनि को रोमन लिपि में ये चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो ध्वनि चिन्हों को प्रतीक देना या ध्वनियों को चिन्हों में करना ही लिपि कहलाता है। ठीक है, तो लिपियांतरण क्या होता है, जैसे अभी देवनागरी में लिखा है का, अब इसका लिपियांतरण कैसे किया गया, इसका लिपियांतरण हमने रोमन में किया तो ये के हो जाएगा। तो यही लिपियांतरण, यानी कि एक भाषा, एक लिपि के प्रतीक चिन्हों को दूसरी लिपि के प्रतीक चिन्हों में कन्वर्ट कर देना ही लिपि अंतरण होता है। लिपि माने होता है लिखने की शैली, ध्वनि चिन्हों को एक प्रकार से प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहते हैं। उसी प्रतीक व्यवस्था जब दूसरे प्रतीक व्यवस्था में जाकर के लिख दी जाए वही होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा राम, ये राम देवनागरी में है, इसी राम को हमने लिख दिया ये आपका हो गया क्या, लिपियांतरण हो गया। क्लियर। तो भाषाएं लिपियों में लिखी जाती हैं, प्रायः अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हो सकती हैं। एक ही भाषा की मतलब कि एक लिपि कई भाषा में लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिपियांतरण दो शब्द से मिलकर के बना, पहला लिपि और दूसरा अंतरण। एक भाषा की लिपि को दूसरी भाषा की लिपि में लिखना ही लिपि अंतरण कहलाता है। कैलाचंद भाटिया कहते हैं कि लिपियांतरण से तात्पर्य लिपि का अंतरण होना होता है। इसके लिए संस्कृत में लिपियांतरण शब्द का प्रयोग किया गया, यानी एक लिपि का दूसरी लिपि में प्रयोग होना ही लिपियांतरण होता है। अभी लिपियांतरण का पूरा मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको। प्रश्न अगला आ चुका है, मशीनी अनुवाद से क्या तात्पर्य, मशीनी अनुवाद क्या होता है। देखिए मशीनी अनुवाद का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मशीनी अनुवाद से तात्पर्य मशीन अथवा कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही एक प्रकार से मशीनी अनुवाद हो। जैसे कि आजकल आप गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, उर्दू से फारसी, फारसी जर्मनी, जिस भाषा में चाहे गूगल ट्रांसलेटर से आप जिस भाषा का अनुवाद जिस भाषा में चाहे आप कर सकते, चाहे बोल करके आप अनुवाद ले, चाहे सॉरी लिख करके अनुवाद ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी तीन प्रक्रियाएं होती हैं मशीन अनुवाद की। पहला होता है विश्लेषण करना, जो मूल पाठ है उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर दूसरी भाषा में उसका अंतरण होता है, उसके बाद में पुनर्गठन होता है। इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा मशीन अनुवाद संपन्न होता है। मशीन अनुवाद में तीन प्रक्रियाएं कंप्यूटर के द्वारा ही संभव या संपन्न की जाती हैं। मशीनी अनुवाद की परिभाषा लिखेंगे। मशीनी अनुवाद दो अलग अलग भाषाओं के बीच कंप्यूटर या मशीन के माध्यम से की गई भाषिक प्रक्रिया होती है, जिसमें मशीनी कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह स्रोत भाषा के पाठ अथवा उसमें निहित संदेश को क्या करते हैं, उसकी मूल गुणवत्ता के साथ लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा में सरलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मशीनी अनुवाद, मशीन के माध्यम से किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न भैया अनुवाद और समाज में संबंध बताइए। देखिए समाज वह सामाजिक इकाई है जिसमें मानव रूपी सामाजिक प्राणी निवास करता है। यही कारण है कि समाज की हर गतिविधि वहां के साहित्य को प्रभावित करती है। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, मतलब समाज ही साहित्य का दर्पण होता है। साहित्य में कुछ भी लिखा जाता है तो समाज को देख करके ही लिखा जाता है, चाहे वह मौलिक साहित्य हो या अनुदित साहित्य हो। मैकॅबे पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसी जाल की व्यवस्था को समाज कहते हैं। मनुष्य इसी सामाजिक परिधि के चतुर्दिक विचरण करना रहता है, चारों तरफ जो है विचरण करता है, घूमता फिरता रहता है। आजकल के समय में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से एक देश अथवा समाज के विचारों को, भावों को, मूल्यों को, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को, ज्ञान विज्ञान को, इन सभी को दूसरे देश के लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जैसे आप अगर अमेरिका के बारे में, रूस के बारे में, जर्मनी के बारे में, ब्रिटेन के बारे में कैसे जान पाते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में। आज आप हॉटस्टार में मूवी देख पा रहे होंगे, तो मूवी हिंदी में भी देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी में भी देख पा रहे होंगे, तो कैसे संभव है। आप दक्षिण भारत की मूवी हिंदी में देख पा रहे हैं तो वो अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाया है। ठीक है, अनुवाद जो होता है वो एक प्रकार से समाज की रीति रिवाज, कल्चर, परंपरा,
विचार, भाव, मूल्य, इन सभी के माध्यम से सभी जाने जाते हैं। आदि को अन्य देशों तक प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। यह द्रुत गति से विभिन्न समाजों के विचारों, तकनीकों, समाचारों आदि के परस्पर विनिमय को भी गति प्रदान कर रहा है। अनुवाद के द्वारा हम दूसरे देश के सामाजिक विचारों के बारे में, संस्कृति के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न, संकेत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? देखिए, संकेत प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी सांकेतिक भाषा प्रणाली या चिन्ह प्रणाली से होता है जिसमें विचार संप्रेषण के लिए प्रायः ध्वनि श्रवणीय पद्धति के स्थान पर अंग संकेतों और प्रतीक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसी अक्षर, शब्द अथवा वाक्य को किसी विशेष चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हाथ के इशारों, शरीर तथा चेहरे की हाव भाव का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये एक प्रकार से संकेत प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कोष कितने प्रकार के होते हैं? बेटा, कोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कोष होते हैं बेटा? व्यक्ति कोष, पुस्तक कोष और भाषा कोष। ये 3 प्रकार के कोष होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी, कोष माने डिक्शनरी, ठीक है। तो जब किसी एक व्यक्ति कोष क्या है? तो जब किसी एक व्यक्ति के साहित्य में प्रयोग, जैसे कि तुलसीदास जी ने जितनी रचनाएं लिखी हैं उन सभी रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन काल में कितने शब्दों का प्रयोग किया, उनके तमाम शब्दों को उठा करके एक डिक्शनरी बना दी जाए तो वो व्यक्ति, वो क्या होगी? साहित्य कोष होगी। जब किसी एक साहित्यकार के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रख करके कोष का निर्माण किया जाता है तो वह कोष व्यक्ति कोष कहलाता है। जैसे कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के बारे में या उनके शब्दों को लेकर के एक डिक्शनरी बनाई जा सकती है। राम भक्ति शाखा के कवि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के तमाम रचनाएं लिखी गई, उन्होंने उनकी रचनाओं के माध्यम से अगर हम चाहें तो मतलब कि उनके जीवन में उन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया उनके माध्यम से हम डिक्शनरी बना सकते हैं। छायावाद के लेखक जयशंकर प्रसाद के साहित्य में जो उन्होंने काम किया उसको लेकर के हम बना सकते हैं, ठीक है। आदि के साहित्यिक कोष अगर देखें तो एक प्रकार से हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति कोष हो गए। दूसरा कोष आपका होता है पुस्तक कोष। पुस्तक कोष की अगर बात की जाए तो जब क्या होता है, किसी एक लेखक की, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, तो एक पुस्तक को आधार बना करके, अगर रामचरितमानस में जितने शब्द है, अच्छे अच्छे शब्द जिनका अर्थ बताया जा सकता है, तो उसका शब्द लिखेंगे जो बढ़िया शब्द है और उसके सामने अर्थ लिखेंगे, उसको लिख करके एक डिक्शनरी का निर्माण कर सकते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी पुस्तक कोष, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुस्तक कोष में किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ में व्याप्त शब्दों को आधार बना करके कोष का निर्माण, डिक्शनरी बनाई जाती है। जैसे तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है, रामचरितमानस के तमाम शब्दों को लेकर के बना दिया जाए। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत महाकाव्य, उसको आधार बना करके लिख दिया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, तो इसके माध्यम से मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में है, उसको कोष, मतलब इन सभी से कोष का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा होता है भाषा कोष। इसमें कोष एक भाषा से दूसरे, एक भाषा में भी हो सकता है और कई भाषा में भी हो सकता है, यानी एक भाषा से अधिक भाषा भी हो सकती है। एक भाषा वाले कोष को एक भाषिक कोष, दो भाषा वाले कोष को द्विभाषिक कोष और अन्य मतलब बहुभाषा वाले कोष को बहुभाषा कोष। जैसे कि मान लेते हैं अभी एक कोष ऐसे हिंदी में, इधर लिखा हिंदी का शब्द एक है, ठीक है, हिंदी का शब्द है और हिंदी में ही उसका अर्थ लिखा है, तो एक भाषा कोष हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का हिंदी में ही लिखा तो एक भाषिक कोष। यहाँ पर हिंदी का एक शब्द लिखा है और हिंदी के सामने अंग्रेजी का शब्द लिख दिया जाए तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विभाषिक कोष, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अब हिंदी अंग्रेजी फिर सामने उर्दू भी लिखा हो, फारसी भी आके लिखा हो, वो बहुभाषिक कोष हो जाएगा। तो डिक्शनरी बेसिकली होती कोष का मतलब, ठीक है। तो भाषा कोष भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णात्मक भाषा कोष। वर्णात्मक कोष मतलब होता है जैसे कोई शब्द लिखा तो उस शब्द का वर्णन लिखा जाता है, यानी कि कोई शब्द लिखा है, यदि शब्द लिखा है इधर, उस शब्द का पूरा वर्णन क्या है, नहीं उस शब्द का पूरा मतलब क्या है, पूरी डिक्शनरी, ठीक है। दूसरा होता है ऐतिहासिक कोष। ऐतिहासिक कोष में क्या होता है, कोई शब्द का पूरा इतिहास, यानी शब्द का जो है प्रकार से कोई भी शब्द कैसे बना है, जैसे कहते हैं युज धातु से बना है योग शब्द, ठीक है, वेद शब्द विद धातु से बना है, तो ये कोई भी शब्द बना कैसे, उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें निहित होती है ऐतिहासिक कोष में, शब्द निर्माण कैसे हुआ। और तुलनात्मक कोष जो होता है वो बेटा होता है, तुलनात्मक कोष क्या होता है, तुलनात्मक कोष माने कि एक भाषा का शब्द, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में अंग्रेजी में लिखा कैट, तो हिंदी में वही लिखा है जो है बिल्ली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्ली, ठीक है, तो बिल्ली लिखा, तो बिल्ली और कैट में क्या समानता की तुलना दोनों में करी जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं कोष को लेकर के। तो ये कोष है बेटा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। उच्चारण कोष से आपका क्या तात्पर्य, उच्चारण कोष। देखिए इसमें अंतरराष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों की सहायता से शब्दों का सही रूप में उच्चारण किया जाता है।
उच्चारण कोश में किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है वो एक प्रकार से मेंशन होता है। जैसे कि आप अगर उच्चारण नहीं कर पा रहे किसी शब्द का, तो आप गूगल पर डालेंगे तो उसका उच्चारण गूगल पर मिल करके आ जाएगा, उस पर आप सुन सकते हैं कि बोला कैसे जाता है। किसी भाषा और लिपि की सबसे उत्कृष्ट स्थिति यह होती है कि उसके लिखित और उच्चारित रूप में कोई अंतर ना हो, यानी जो लिखा हो उसका उच्चारण वही हो, किंतु व्यावहारिक रूप में यह संभव नहीं है। ठीक है, उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि भाषा का लिखित रूप तो काफी समय तक एक सा बना रहता है, परंतु उच्चारित ध्वनि रूप में अंतर आपको बहुत जगह पर देखने को मिल जाता है। अतः शुद्ध उच्चारण सीखने और सिखाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। आप देखते हैं तद्भव तत्सम शब्द ऐसे तो बने हैं, तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द है, धीरे धीरे उसी तत्सम शब्द को बोलते बोलते क्या बन गया, वो धीरे धीरे घिसता फिरता चला गया। जैसे कि आप देखते हैं पहले धर्म था, संस्कृत में क्या शब्द था, धर्म शब्द था, धर्म। उसी धर्म से जो है पाली प्राकृत में क्या बन गया, धम्म बन गया, धर्म का धम हो गया, रा खत्म हो गया, फिर उसी धम्म से फिर धीरे धीरे करके आज क्या बन रहा, धर्म हो गया, धर्म, धर्म बन गया वो। ठीक है, ऐसे घिसता पिटता हुआ शब्द आता है। ठीक है, जो लिखा होता है वो उसका उच्चारण वही नहीं होता, तो उच्चारण कोश में वही बताया जाता है कि भाई जो क्या लिखा है इसका उच्चारण, सही उच्चारण क्या होगा। अगला प्रश्न, भाषिक कोश क्या होता है। देखिए, इसके अंतर्गत वे कोश आते हैं जिनमें भाषा और उनके विशिष्ट घटकों को आधार के रूप में लेकर के कोश का निर्माण, डिक्शनरी बनाई जाती है। इन आधारों में भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी पर्यायवाची शब्द क्या है, उनकी विपर्याय क्या है, उनका उच्चारण कैसे होगा, इन सभी को एक प्रकार से उसमें लिखा जाता है। ठीक है, भाषिक कोश के अंतर्गत एक भाषिक कोश, द्विभाषिक कोश, बहुभाषिक कोश, उपभाषा बोली कोश, विलोम कोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, समानांतर कोश, ये सब एक प्रकार से ये भाषाओं के कोश में शामिल है, भाषिक कोश होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, पुराण कोश से आप क्या समझते हैं। पुराण कोश क्या है बेटा। देखिए, पुराण कोश की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के कोश में उन दंत कथाओं को संकलित कर, दंत कथाएं यानी जो के प्रकार से गांव वगैरह में लोग एक दूसरे को कहते सुनाते रहते हैं, वो दंत कथाएं हैं, जिनकी चर्चा नाना प्रकार के ग्रंथों और पुराणों में की गई है, जिनका संदर्भ साहित्य में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। ये कथाएं एक साथ ही एक स्थान पर मिल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुराण कोश। इस प्रकार की कथाओं को जानने के लिए कोशों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। हिंदी में डॉक्टर जयप्रकाश भारती का प्राचीन कथा कोश जो है, राणा प्रताप शर्मा का पौराणिक कोश, डॉक्टर एनपी कुट्टन पिल्लई का मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश, ऐसे तमाम प्रकार के कोश हैं। ठीक है, जिसमें पुराणों की जो एक प्रकार जानकारी कथाएं वो मिल जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, मिथक कोश। मिथक से क्या तात्पर्य, मिथक कोश क्या है। देखिए, इसे भाषेत्तर कोश के अंतर्गत रखा जाता है। कवियों और विद्वानों ने मिथ में व्याप्त संभावनाओं का प्रयोग अपने अपने ढंग से किया है। इसके लिए पुरावृत्त, पुराण कथा, देव कथा आदि अर्थ संकुचित अनुवादों के से काम चलाया जाता है। सभी देशों के साहित्य अनेक मिथकों से भरे पड़े हैं। आप देखेंगे जैसे हिंदुओं में तमाम प्रकार के साहित्य हैं, चिरई सुग्गा कथा कह रहा है, वो सब एक भी मिथ होता है। ऐसे ही आप देखते हैं जो है प्राचीन साहित्यों में तमाम प्रकार के जो विदेशी साहित्य, पाश्चात्य जगत के साहित्य है, वहां पर भी तमाम जो मिथ चीजें, मिथ माने होते हैं जिसकी कल्पना करके लिखी गई है या जो सत्य पूरा रूप से ना हो। ठीक है, मिथक संस्कृति विशेष की विशेष देन है। उनमें किसी भी जाति धर्म का अवचेतन मन सुरक्षित रहता है। मिथक एक प्रकार से आदिम युगीन भाषा एवं साहित्य है। मिथक में किसी कथा या कहानी का अंश रहता है। बिना कथा के मिथक की कल्पना असंभव, यानी कथा होती, कहानी होती है। जब तक हम उस कथा के सांस्कृतिक संदर्भों को नहीं जान सकते तब तक उसका अनुवाद संभव नहीं हो पाता है। तो मिथक कोश के लिए, मतलब मिथकों का अनुवाद करने के लिए मिथक कोश की रचना करेगी, ताकि एक प्रकार से इन चीजों को समझा जा सके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। प्रश्न आ चुका है, सृजनात्मक अनुवाद से क्या आशय है। देखिए, सृजनात्मक अनुवाद में मूल पाठ को अनुवाद के अत्यधिक निकट लाने का सार्थक प्रयत्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि मूल पाठ का अनुवाद केवल भाषांतर नहीं होता, बल्कि वह एक सृजनात्मक क्रम होता है। उसको सीखना पड़ता है, क्या मूल पाठ में चीजें हैं उसको जानना पड़ता है। यह एक जटिल, कृत्रिम, आवश्यक और एक दृष्टि से सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें असाधारण और उच्च कोटि की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। एक अनुवाद अपने आप में उच्च कोटि का हो सकता है, परंतु कोई भी अनुवाद मूल पाठ का स्थान नहीं ले सकता। ठीक है, अनुवाद जो मूल रचना होती है, मूल रचना ही होती है। उसका कितना अच्छा अनुवाद कर ले, कितना भी अच्छा अनुवाद कर ले, लेकिन वो मूल रचना ही होती है। मूल रचना के देश काल और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित हुए बिना सफल अनुवाद नहीं किया जा सकता। इस वजह से सृजनात्मक अनुवाद जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। कविता जो जिसने लिखा है उसके बारे में जानना समझना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ चुका भैया लिपियांतरण को लेकर के, प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है। लिपियांतरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार तथा आवश्यकता का वर्णन कीजिए। लिपियांतरण देखिए, सामान्यतः किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को लिपियांतरण कहते हैं। लिपियांतरण लिपि धन अंतरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। उदाहरण के लिए जैसे जापानी में लिखा है, क्या जापानी में लिखा है, इसको देवनागरी में इस तरह लिखा जा सकता है, हिरागाना। ठीक है, लिपियांतरण के लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारित किया जाता है। ये नियम इस बात का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं, कौन सी बात का भैया, सबसे पहली बात ये होती है कि लिपियांतरण पाठ से पुनः मूल पाठ बिना किसी त्रुटि से प्राप्त हो। जैसे कि हमने लिखा राम, ठीक है, तो ये हमने लिपियांतरण किया, इसका किस नाम से, किस तरीके से किया, हमने इस तरीके से राम लिख दिया। अब फिर से अगर ये राम हमने लिखा देवनागरी से रोमन में, फिर हमको रोमन से देवनागरी में अगर उसको लिखना हुआ तो हम उससे फिर रोमन से देवनागरी में लिख पाए इस तरीके से, ये सबसे पहली बात होती है। दूसरी बात, नियम सरल हो, सहज हो, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इन्हें याद करके इनका आसानी से व्यवहार कर सके लिपियांतरण तरीके से। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से लिपियांतरण दो लेखन पद्धतियों के मध्य एक प्रतिचित्रण होता है। जैसे आप देखते हैं लिपियांतरण कैसे होता है, उदाहरण के रूप में मेरा नाम सुरेश है, देवनागरी में लिखा है, देवनागरी लिपि है। गुजराती में इसी को क्या लिखेंगे, मेरा नाम सुरेश है, ये गुजराती में भी है। इसी को आप अगर देवनागरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुजराती में लिखेंगे क्या होगा बेटा, इसको गुजराती में लिखेंगे, मतलब किसको रोमन शैली में लिखेंगे तो क्या होगा, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम सुरेश है, ये भी तो लिखा मेरा नाम सुरेश है, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, किस लिपि में है भैया, ये रोमन लिपि में है, किस लिपि में है, रोमन लिपि में है। ठीक है, ये गुजराती में है, गुजराती और गुजराती में सिर रेखा साध हो या ना हो, देवनागरी ये है, गुजराती भी वही है। अब देखिए यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, क्या ये देखिए ईस्टा में लिखा हुआ है, ईस्ट लिपि में, मेरा नामा सुरेशा है। ठीक है, ऐसे बाडला लिपि में अगर देखेंगे इस मेरा नाम सुरेश को तो ये मेरा लिखा हुआ है, नाम सुरेश है। ठीक है, ऐसे ही उड़िया लिपि में अगर देखेंगे तो मेरे नाम सुरेश से क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम सुरेश है। ठीक है, आई ट्रांस लिपि में अगर देखेंगे इसी लिपि को तो देखिए मेरा नाम सुरेश है। ठीक है, हार्वर्ड क्योटो लिपि में अगर देखेंगे तो मेरा, यहां पर देखिए मेरा यानी ए यहां पर देखेंगे बड़ा बड़ा किसने, मेरा नामा सुरेजा है। ठीक है, बलराम लिपि में देखेंगे तो मेरा नामा सुरेशा है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे CSX लिपि में देखेंगे इसी चीज को तो मेरा नाम सुरेश, यहां पर ये इस तरीके से चिन्ह है। ठीक है, सुरे है, ये मेरा नाम सुरेश है, एक्स संस्कृति लिपि। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते, तो ये लिपियांतरण हो गया। लिपियांतरण की आवश्यकता और उपयोग के बारे में समझते हैं। लिपियांतरण की आवश्यकता और उपयोग, देखिए कुछ प्रमुख उदाहरण उपयोग, कुछ उपयोग इसके बता सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये आवश्यकता क्या है, इसका उपयोग क्या है। देखिए किसी प्राचीन और एवं कालातीत लेखन पद्धति या लिपि में किसी चीज को किसी आधुनिक लिपि या अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करके उसे जीवंत बनाना, ये एक प्रकार से इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, लिपियों की। ठीक है, दूसरी बात है IPA या किसी अन्य वैज्ञानिक लिपि में लिखित चीज का किसी प्रचलित यानी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन, ताकि उसे आसानी समझा सके। जैसे अशोक के जो है लेख, अशोक के स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति के लेख जो समुद्रगुप्त के हैं, उनको लोग कैसे समझ पाए, लिपि अंतरण के द्वारा ही तो, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि में सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें, तो उसको अक्षरात्मक लिपि में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो जिसको लोग पढ़ते हैं समझते हैं तो तमाम प्रकार की चीजें जानकारी मिलती है। इसके अलावा तीसरी बात, किसी व्यवहारिक लिपि में लिखी चीज का IPA या किसी अन्य मानक वैज्ञानिक लिपि में परिवर्तन, ताकि लोग उस शब्द का सही उच्चारण समझ सकें कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। चौथा उपयोग ये होता है, आवश्यकता ये होती है लिपियांतरण की, एक व्यवहारिक लिपि से दूसरी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन, ताकि अपनी लिपि की सहायता से दूसरी भाषा सीखी जा सके। ठीक है, पांचवी बात है, किसी टंकण यंत्र या अभिकालित्र पर किसी लिपि में लिखने की सुविधा ना हो तो दूसरी लिपि यानी जिसमें यह सुविधा उपलब्ध हो
उसका उपयोग करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मोबाइल फोन पर देवनागरी में एसएमएस की सुविधा पहले नहीं थी उतनी जबरदस्त, ठीक है। तो हिंदी संदेश को हम रोमन शैली में लिख करके भेजते थे, क्या हाल है, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, ऐसे लिख करके भेजते नहीं थे। हाय, तो कुछ आधा शब्द, मतलब हम भाषा हिंदी है लेकिन लिपि कौन सा प्रयोग करते हैं हम मोबाइल फोन पर, अधिकतर वो रोमन शैली में लिख करके हम भेजते हैं, रोमन लिपि का प्रयोग करके, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो आवश्यकता है इसकी लिपियों की, लिपि अंतरण की। देखिए लिपि अंतरण उनके लिए भी उपयोगी होता है जो कोई भाषा तो बोलना जानते हैं और समझना भी जानते हैं, किंतु उस भाषा की लिपि को नहीं एक प्रकार से बाज पाते हैं, उस लिपि को नहीं जान पाते, तो उसके लिए भी लिपि अंतरण जरूरी है। उनको पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए लिपि अंतरण, जैसे कि आप देखते हैं हिंदी में अगर कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में कोई चीज लिखा हुआ है, मतलब अंग्रेजी का कोई शब्द अगर देवनागरी लिपि में लिख करके आपको मिल जाए तो उसको आप पढ़ लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, अब इस एक्सेप्ट को शायद उतना अच्छे तरीके से आप ना पढ़ पाए, लेकिन अगर यही एक्सेप्ट बेटा, यही एक्सेप्ट ऐसे लिख करके दे दिया जाए तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको ये लिपि पढ़ना आता है, ये लिपि पढ़ना कम आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो किसी एक भाषा में लिखते समय किसी दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लिपियांतरण के प्रयोग कभी कभी साधारण कोट लेखन के लिए भी किया जाता है, तो इस तरीके से लिपियांतरण की बड़ी जरूरत है वर्तमान में, ठीक है। इसके अलावा लिपियांतरण के प्रकार की अगर बात की तो इसके कई प्रकार भी हैं। देखिए पहला प्रकार ध्वन्यात्मक लिपियांतरण, दूसरा है मार्फोलॉजी पर आधारित लिपियांतरण। स्रोत भाषा के किसी वर्ण के लिए दूसरी भाषा के उस वर्ण का उपयोग किए बिना तब किया जाता है जो दिखने में कुछ समानता रखता हो, ठीक है। तीसरी बात मिश्रित लिपियांतरण, उपरोक्त दोनों विधियों का प्रयोग इसमें क्या होता है, ध्वन्यात्मक लिपियांतरण का भी मार्फोलॉजी का भी। चौथा होता है कूट यानी कोडिंग के द्वारा, स्रोत भाषा के वर्णों के लिए लक्ष्य भाषा के वर्ण यादृच्छिकता यानी कि रैंडमली चुन लिए जाते हैं, यह मशीनों के द्वारा लिखने पढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। पांचवा होता है स्वच्छंद यानी कि बिजार, जिसको कहते हैं बिना किसी सख्त नियम का पालन करते हुए स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा के वर्णों द्वारा लिखना ही एक प्रकार से स्वच्छंद लिपि अंतरण होता है। तो लिपि अंतरण 5 प्रकार के होते हैं, इसको लिपि अंतरण वाले चैप्टर में मैंने समझा रखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जिन बच्चों का पेपर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ऐसे ही चौधरी मेरठ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, एमजी पैरी बरेली, मां शाकुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो को करिकुलर में शामिल है, उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा। 2025-26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 600 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लगभग 2-2.5 घंटे की, लगभग 2.5 घंटे की क्लास हुई है। उस 2.5 घंटे की क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता दिया है, तो आप प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चले, तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपका इन सभी क्वेश्चंस का, और हिंदी का मिल जाएगा, जियोग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, सभी का आपको मिल जाएगा पीडीएफ। क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाए आप। 91 61 93 60 62 पर आप तुरंत एसएमएस कीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, क्या अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के आप भेज दीजिएगा। किसी भी सेमेस्टर में क्लास शुरू हो चुका है सभी का, ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, प्लस में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लास वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा सभी वीडियोस के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपके जैसे एमसीक्यूज वाले भी रहेंगे, एमसीक्यूज वाले भी मिलेंगे आपको, जिसके आंसर भी साथ में होंगे आपकी बार। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का आंसर साथ में नहीं है, उसकी एक ही वीडियो देख लीजिएगा और पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, उसका हो जाएगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ वीडियो में आंसर साथ में होंगे, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यूज होगा और लिखित भी होगा। लिखित में जैसे कि आपका मतलब लिखित को-करिकुलर तो ऑब्जेक्टिव होता सभी का, बाकी सब्जेक्ट का लिखित जैसे पेपर आपका सभी का मिल जाएगा, लिखित ऑब्जेक्टिव सभी के लिए मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से तो आप 4th सेमेस्टर में जुड़ जाइए अभी तुरंत, तो मात्र 100 रुपये फीस लगेगी आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर का भी कोर्स आपको साथ में मिल जाए, या केवल 5th सेमेस्टर का जुड़ना चाहते हैं आप, 5th सेमेस्टर में अगर जुड़ना चाहते हैं तो 5th सेमेस्टर के लिए भी यही फीस है, ठीक है, 100 रुपये फीस।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ का भी और फिफ्थ का दोनों का एक साथ मिल जाए गुरुजी, तो 200 रुपए जो है लगेंगे क्या? नहीं, 200 नहीं लगेंगे। अगर एक साथ अगर आप ले रहे हैं, बाद में लेंगे तो 200 मतलब 100 लगेंगे आपका फिफ्थ का भी। लेकिन अगर एक साथ लेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, केवल 150 रुपए लगेंगे। अभी एक साथ अगर 150 रुपए आप पेमेंट करेंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट, सभी 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके तीनों सब्जेक्ट की 3 प्लस 1 को करिकुलर, इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में फोर्थ सेमेस्टर के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर के लिए केवल लेंगे तब भी 100 रुपए फीस, इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। वैसे फिफ्थ सेमेस्टर में आपका 2 ही सब्जेक्ट मेजर होगा, एक को करिकुलर होगा, तो उनकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों का एक साथ जोड़ेंगे, दोनों का एक साथ ले रहे हैं, तो केवल 150 रुपए में पूरी सुविधा फोर्थ की भी और आपका फिफ्थ की दोनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।